डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CUET स्पेशल लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत NCERT क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसमें मोलेक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझना है। तो इस नए चैप्टर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA एंड RNA के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग न्यूक्लिक एसिड समझेंगे यानी कि DNA एंड RNA। फिर DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल के लिए जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिसके बेसिस पर DNA को जेनेटिक मटेरियल साबित किया गया, तो ये जो दूसरे नंबर का सब टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत दी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसको हम लोग समझेंगे। फिर RNA वर्ड रेप्लिकेशन का मतलब होता है DNA से DNA का बनना, यानी प्रोडक्शन ऑफ DNA मीनिंग देयर बाई सिंथेसिस ऑफ DNA फ्रॉम DNA इज नोन एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं DNA से RNA के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मतलब सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इतना जानने के बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग को भी समझ सकते हैं। तो मतलब ये कि ये मोलेक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें बच्चों को कभी कभी समझने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जेनेटिक मटेरियल यानी DNA और RNA, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मतलब ये कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेक्यूलर बायोलॉजी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस लेक्चर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं PDF फाइल अटैच कर दूंगा, मतलब अटैच है फाइल, PDF फाइल इस वीडियो लेक्चर का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA एंड RNA के डेफिनेशन से। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड्स? तो ये समझिए सीधे सीधे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एक तरह का मोलेक्यूल है, यानी कि केमिकल कंपाउंड है, ये बायोकेमिकल कंपाउंड है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर नहीं, बल्कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है। यानी कि न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक कहते हैं, सेल यानी कोशिका के सेंटर में पाया जाता है और उसमें क्रोमोसोम होता है। फिर क्रोमोसोम में DNA होता है, RNA होता है, प्लस प्रोटीन होता है। तो ये न्यूक्लिक
न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एक एसिडिक नेचर का केमिकल कंपाउंड है। चलिए इतनी भी बात ध्यान में रखें आप कि न्यूक्लिक एसिड क्या है कि सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक पदार्थ है। इसको हम कह सकते हैं कि जैव रासायनिक पदार्थ है, यानी कि बायोकेमिकल मटेरियल है, बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में पाया जाता है। चलिए एक बात तो ये हो गई। अब इस न्यूक्लिक एसिड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर डिफाइंड एज न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसी को हम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसे हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं? तो हम धीरे 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 इस लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको न्यूक्लिक एसिड समझ में आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स समझ में आएगा और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स समझ में आएगा, फिर पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड समझ में आएगा। क्यों? कि देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? मैट्रिकुलेशन में आपने पढ़ा होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि दोनों में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक टाइप हो गया डीएनए, दूसरा टाइप हो गया आरएनए। कहाँ पाया जाता है? तो ये क्रोमोसोम के अंदर होता है। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन वो क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो दो चीजें आप यहाँ समझिए कि डीएनए एंड आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड ये क्रोमोसोम में होता है। तो डीएनए को थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम माइनस आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। देखिए क्रोमोसोम जो होता है जिसको गुणसूत्र कहते हैं वो सेल के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस में, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसके न्यूक्लियस में होगा, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्रोमोसोम होता है जिसको गुणसूत्र कहते हैं। उस क्रोमोसोम में ये होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस एक टाइप का प्रोटीन होता है। यानी क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम से अगर हम माइनस कर दे आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन को अगर निकाल लें तो बाकी जो चीजें बचेंगी वो क्या हो गया? वो डीएनए। चलिए आरएनए को कैसे समझे कि अगर क्रोमोसोम से अगर हम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन को निकाल लें तो बाकी जो चीजें बचेंगी उसको हम कहेंगे आरएनए। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बड़ी आसान भाषा में?
कि डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। देखिए यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़ा होगा। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, हम लोगों का जो बॉडी बना होता है वो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, और बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड नहीं हुए, वो जो है एंशियंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको इनसेपियंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि उसमें वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो उसमें एक फर्क ये भी होता है कि उसके जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उसमें नन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर हम कहें कि डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हो गया। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि उसमें न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाएगा। वो क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए प्लस आरएनए प्लस नन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये हो गया प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम, प्रोकैरियोट का जो क्रोमोसोम होगा उसमें नन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, आप जब नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, सीयूटी का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर होता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, आरएनए पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा ये प्रोकैरियोटिक सेल में। तो चलिए इतनी बात समझ गए। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 और एक H1 भी होता है। तो सब ऑल टुगेदर कितने हो गए, ये 5 तरह के हो गए। H2A एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप H2B हो गया, तीसरा टाइप H3 हो गया, चौथा टाइप H4 हो गया, और पांचवा टाइप H1 हो गया। और हिस्टोन आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। तो यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको जो है मिल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स का एक सिंपल डिफिनीशन आप बिल्कुल जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड्स इज इक्वल टू पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बहुत ज़्यादा जो है उसमें मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे, उसके मोलेकुलर वेट बहुत अगर ज़्यादा होता है किसी कंपाउंड को का, तो उसको जो उसमें एक रिपीटिंग यूनिट होते हैं, तो उस तरह के जो कंपाउंड होता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो क्या है न्यूक्लिक एसिड्स कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहेंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का है। अब क्या है ये न्यूक्लियोटाइड्स, तो देखिए न्यूक्लियोसाइड टाइड्स जो है 3 कंपोनेंट्स के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। शुगर किस तरह का होगा, तो ये जो है पेंटोज शुगर होता है, जिसको हम राइबोज कहते हैं। डीएनए अगर है तो डीऑक्सी राइबोज होगा उसमें, और अगर आरएनए है तो राइबोज होगा। अभी हम नेक्स्ट इसका हम फिगर आपको दिखा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो अब जो है न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू S प्लस B प्लस P, इसका मतलब यह S से शुगर यानी पेंटोज शुगर, जिसको राइबोज शुगर भी कहते हैं, B से बेस यानी कि नाइट्रोजिनस बेस, और P से फॉस्फेट। तो आप इस तरह से याद रखिए कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। शुगर क्या है, पेंटोज टाइप शुगर होती है। पेंटोज इज ए 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। देखिए आपने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। क्या है, ये सारे के सारे सेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉली कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन जो है आप इस तरह से याद रखिए कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो उस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक को कहते हैं मोनोसेकेराइड, दूसरे को ओलिगोसेकेराइड, और तीसरे को कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो ये पेंटोज है, ये एक मोनोसेकेराइड है, और ये पेंटोज के अंदर 5 कार्बन रहता है। उसके जो पेंटोज का जो रिंग होगा,
उसमें जो है 5 कार्बन उस रिंग में पाया जाएगा। तो 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड इज नोन एज राइबोज। चलिए दूसरा है बेस। बेस जो है आपको क्या है कि ये नाइट्रोजिनस टाइप ऑफ बेस होता है, यानी कि नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं। ये नाइट्रोजिनस बेसेज एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल है। फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोरिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड है यहाँ डीएनए और आरएनए के केस में। चलिए अब जो है राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज की हम बात करते हैं। देखिए शुगर आरएनए के अंदर जो होता है वो राइबोज टाइप होता है, ये भी पेंटोज शुगर है। और डीएनए के अंदर जो शुगर होता है उसको हम डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। डीएनए और आरएनए में बस इतना ही फर्क है शुगर के लेवल पे। आप अगर डी इसका जो है स्ट्रक्चर देखें आप राइबोज का, तो दो तरह के राइबोज है। एक जो है इसमें बीटा डी राइबोज है, दूसरा जो है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज है। इसमें क्या है कि आप इसका देखिए कि ये 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये जो है राइबोज का जो है ये स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं दूसरा जो फिगर है इधर दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे राइबोज में ऑक्सीजन है। तो चूंकि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो हम कह सकते हैं डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे डेफिशिएंट है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहता तो डीऑक्सी हम नहीं कहते हैं, उसको कहते सीधे राइबोज। ठीक है। तो चूंकि ये राइबोज एक मोनोसेकेराइड है, 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है, तो एक तो राइबोज का ये स्ट्रक्चर है और कार्बन नंबर 2 पे चूंकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए उसको हम कहते हैं 2 डीऑक्सी राइबोज। और चूंकि कार्बन नंबर 2 ये है जो बीटा कन्फिगुरेशन है, ये राइबोज जो है वो बीटा अल्फा कन्फिगुरेशन में पाया जाता है। उसको हम बायोकेमिस्ट्री में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि बीटा फॉर्म है ये। और चूंकि लीवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है, आप जो है इसकी जो आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो आपको ये जो है इस तरह के कन्फॉर्मेशन कैसे जो है डीऑक्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है कि बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज डीएनए के केस में होता है और आरएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होता है वो सीधे सीधे बीटा डी राइबोज होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेसेज कितने तरह के होते हैं? ये तो हो गया कि पेंटोज जो है, पेंटोज शुगर यानी कि राइबोज शुगर दो तरह के होते हैं। अगर हम डीएनए और आरएनए के संदर्भ में देखें तो आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है और डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज। बस इतना ही फर्क है। चलिए आगे जो है हम देखते हैं अब नाइट्रोजिनस बेसेज। नाइट्रोजिनस बेसेज दो तरह के होते हैं, एक को हम प्यूराइन कहते हैं, दूसरे को पायरिमिडीन कहते हैं। प्यूराइन जो होता है, प्यूरिन, वो डबल रिंग्ड एंड इज ऑफ 2 टाइप्स। ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर प्यूराइन में किस तरह से होता है। और प्यूराइन दो टाइप के होते हैं, एक को एडिनिन कहते हैं, दूसरे को गुआनिन कहते हैं। पायरिमिडीन 3 तरह के होते हैं, एक साइटोसिन है, दूसरा थाइमीन है, तीसरा यूरासिल है। यूरासिल जो है आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। तो थाइमीन आरएनए में नहीं पाया जाएगा, थाइमीन के जगह पे यूरासिल पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए, तो यूरासिल जहां पे रहेगा आप लिख दीजिएगा यूरासिल नहीं होता है डीएनए में, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। चलिए तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है। उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं पीडीएफ फाइल किसी दूसरे लेक्चर में अटैच कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के पास मेरे ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचे। और CUET की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 12 की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ये जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड लेक्चर है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो प्यूराइन एंड पाइरिमिडीन रिंग, देखिए मैंने जैसा ही कहा कि प्यूरिन जो है क्या होता है, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। पाइरिमिडीन क्या है, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। आप इसकी जो है नेमिंग जो है इस तरह से ही कर सकते हैं का, ये इसके रिंग में जो है नाइट्रोजन यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो उसको हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यूरिन जो है आपको इतना याद रखता है कि प्यूरिन क्या है, कि प्यूरिन जो है डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि प्यूरिन में डबल रिंग होता है, पैरिमिडीन में क्या होता है, सिंगल रिंग होता है। तो इतनी बात आप याद रखें। क्वेश्चन अगर टफ बनाना हो एग्जामिनर को तो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है प्यूरिन में कितना होता है, तो आप गिन के देख लीजिए, वो 4 होंगे। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पैरिमिडीन रिंग में कितना होता है, तो बस 2 ही होता है। मतलब रिंग के अंदर, रिंग के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा, इसकी जो रिंग के अंदर है उसमें पैरिमिडीन में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 होता है और प्यूरिन में जो है 4 होता है। चलिए, तो इसको जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लिए। आप अगर इसके स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बार बार इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, ताकि आपके जहन में इस रिंग का स्ट्रक्चर मौजूद रहे, मेमोराइज हो जाए कि नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे होगा। डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि सेम चीज़ आपको नीट के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। सीधे सीधे जो है उसमें से क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर दे देगा, उस स्ट्रक्चर को देख के आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, और ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो प्यूरिन इज फॉर्म बाय द एंड फ्यूजन ऑफ 5 member heterocyclic imidazole ring structure and a 6 member heterocyclic पैरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो कैसे फॉर्म होता है, इसकी जब बायोसिंथेसिस होती है तो ये थोड़ा सा, लेकिन इतनी चीज़ आपको जानना चाहिए। हो सकता है नीट की एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछ सकता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यूरिन में जो है ये नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। प्यूरिन रिंग हो गया, फिर एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। सीधे सीधे आपसे स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो इसको इस तरह से आप याद रखिए कि प्यूरिन इज ए वाटर सोलेबल हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग ए पाइरिमिडीन रिंग फ्यूज्ड विथ एन इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्यूरिन में जो है जो रिंग है उसको हम क्या कहते हैं। तो इमिडाजोल रिंग जो है आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, चाहे नीट के एग्ज़ाम हो, यहाँ तक के चूँकि ये BSc के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और या माइक्रोबायोलॉजी, आपको बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं CUET के थ्रू, तो इसमें जो है आपको ये सब पूछा जा सकता है बायोलॉजी पेपर में। तो इसको आपको जानना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब आइए, अब हम जो है पाइरिमिडीन की बात करते हैं। तो पाइरिमिडीन जो है 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें मेमोराइज नहीं होगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसकी स्ट्रक्चर को आप बार बार बनाइए, इसको समझिए, क्योंकि सीधे सीधे आपसे स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। और इसमें कुछ नहीं है, एक बार रिंग का स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो उसी में तो फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, ठीक है।
तो इस तरह से साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे है। आप इसको बार बार बनाइए। आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। आप अपने मोबाइल सेट में इसको जो है रखिए, आप उसको देख सकते हैं, या प्रिंट आउट लेके आप जो है इसकी हार्ड कॉपी रखिए और इस तरीके से आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब जो है न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीएनए की, यानी न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लिक एसिड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है कि दिस न्यूक्लियोटाइड इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन में जब सब सज जाते हैं तो उसको हम कहेंगे ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। और उसी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हमने कहा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या उसी को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों क्या है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। अब हम न्यूक्लियोटाइड्स को समझ रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोटाइड्स में 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एक को शुगर कहते हैं, शुगर पेंटोज शुगर होता है यानी कि राइबोज शुगर। दूसरा जो है नाइट्रोजिनस बेस है, तीसरा फॉस्फेट है। तीनों कंपोनेंट एक साथ असेंबल्ड जब हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे वन न्यूक्लियोटाइड। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक जगह चेन बना लेंगे तो एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, एंड दैट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। चाहे वो आरएनए हो और या डीएनए हो। आरएनए जनरली जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, सॉरी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए छोटा मॉलिक्यूल होता है, डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। लेकिन दोनों किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के बने होते हैं। आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है। तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स समझ रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड से आप क्या कीजिए कि फॉस्फेट को निकाल के हटा दीजिए, तो शुगर प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। शुगर और बेस जब एक साथ मिल गया तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या था? शुगर था प्लस बेस था प्लस फॉस्फोरिक एसिड था, यानी फॉस्फेट था। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में बस यही अंतर है कि न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर होता है प्लस बेस होता है प्लस फॉस्फेट होता है, और न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर फॉस्फेट नहीं रहता है। चलिए अब हम फॉस्फेट की बात करते हैं। तो फॉस्फेट का ये स्ट्रक्चर है, आप इसको उसके फॉस्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। तो फॉस्फेट हो या फॉस्फेरिक एसिड है, इसका जो है स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। चलिए अब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, यानी पेंटोज शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। अब देखिए इस फिगर को गौर से देखिए। एक पेंटोज शुगर है यानी कि राइबोज शुगर है, उसके जो है 5 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और 1 प्राइम पे जो कार्बन नंबर 1 है उससे बेस जुड़ा हुआ है। तो इस राइबोज शुगर से जब एक बेस जुड़ गया और एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो ये जो असेंबली हुई
ये सारे जो है कंबाइंड होकर जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड है ये। तो ए न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, देखिए आप शुगर का स्ट्रक्चर देखिए, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फॉस्फेट जो है उस पर निगेटिव चार्ज रहता है और डीएनए के सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। चलिए, तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर है, इसको बार बार बनाइए आप अपने कॉपी पर, ताकि इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको बनाने आ जाए और उसको समझना बड़ी आसान हो जाएगा। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करते हैं तो देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि 4 तरह के DAMP, जिसको ए से हम डिनोट करते हैं, DCPMT यानी कि DCMP यानी कि सी, अच्छा DTMP थाइमीन, DGUGMP ये हो गया गुआनिन। तो एडेनिन, साइटोसिन, थाइमीन, गुआनिन ये सब क्या है? ये सब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसी तरीके से डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, उसी तरह से थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इस तरीके से आपको जो है समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे इस फिगर को देखिए। और फॉस्फोडाइस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, सॉरी बॉन्ड है, ये लिंकेज है जो कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा पूछा जाता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड जो है नीचे है, जिसमें नीचे आप देखिए इस फिगर में कि एक न्यूक्लियोटाइड आपको जो है नीचे की तरफ है, जिसमें क्या है, एक पेंटोज शुगर है और उससे कार्बन नंबर 1 पे एक बेस लगा हुआ है और फिर जो है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। उस पे क्या हुआ कि 3 प्राइम से कार्बन नंबर 3 पे क्या हुआ, कार्बन नंबर 5 पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये रिएक्ट करके उससे जो है केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे, और फिर वहाँ से क्या होता है कि एक जो आप देखिए कि वहाँ पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो रिप्लेस हो जाता है और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल, तो 5 to 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हो गया कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड मिल गया। इसी तरह से 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आकर मिल जाएगा तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। चौथा न्यूक्लियोटाइड फिर उसमें ऐड हो जाएगा तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इस तरह से पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे और फिर हम उसको क्या कहेंगे, ये चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ये चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू डीएनए या आरएनए, या उसी को हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज a chain of nucleotides. Nucleic acid is polymer of nucleotides. Nucleic acid is polynucleotides. अगर हम डीएनए की बात करें तो चूंकि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है और उसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, तो डीएनए को हम क्या कहेंगे कि डीएनए इज 2-deoxy polynucleotides. DNA is 2-deoxy
राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसी को हम कह सकते हैं टू बीटा, बीटा अगर लगा दें, अल्फा बीटा जो होता है बीटा, बीटा टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आप जो है जब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपसे किसी भी तरह से घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि यकीनन आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड बनता है, उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड formed between two nucleotides, C5 of one nucleotide get attached with C3 of another nucleotide. Polymerization of nucleotides occur as a result of the formation of phosphodiester bond linkage from 5' to 3' of nucleotides. N-glycosidic linkage is formed between the nitrogen 9 of purine bases or N1 prime of pyrimidine bases and C1 deoxyribose sugar of nucleotides। आप देख सकते हैं चूंकि डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर बेस में होता है प्यूरिन के अंदर, पैरिमिडीन में क्या होता है सिंगल रिंग्ड कंपाउंड है, तो वहाँ पे जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर नाइट्रोजन जो 9 नाइट्रोजन है, जो 9 आप जो है देख लीजिए प्यूरिन में, प्यूरिन का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ जिसमें डबल रिंग है, देखिएगा जहाँ पे मैंने नोमेनक्लेचर किया है इसका, आप देखिएगा कि 9 वाला जो पोजीशन है जहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है इसमें प्यूरिन में, तो वहाँ पे जाके अटैच होगा। इसलिए जो बॉन्ड बनेगी ये आप इस तरह से बनेगी, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो 9th पे जो नाइट्रोजन का पोजीशन है प्यूरिन बेसेज और नाइट्रोजन 1 ऑफ pyrimidine bases and C1 of deoxyribose sugar of nucleotides। तो आप जो है इसको बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर को समझ के और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये दोनों को बहुत क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको किसी तरह का कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन का को आंसर करने में। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए 4 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर 4 तरह के होते हैं जिसमें एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। तो 2 डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, इसी को हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड और डीऑक्सी एडिनाइलेट, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। गुआनिन को हम DGMP कहते हैं। इसको जो है अगर हम इसका केमिकल नोमेनक्लेचर करें तो आप देख सकते हैं कि 2 डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, इसी को हम कहते हैं डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड और डीऑक्सी गुआनाइलेट। ठीक है, उसी तरह से थाइमीन, साइटोसिन है, थाइमीन है। इस चीज़ को आप जो है अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इस तरीके से इन सारे नाइट्रोजनस बेसेज के डिफरेंट जो नेम है, इस नेम के अलावे मैं नहीं समझता हूँ कि CUET में इस नेम के अलावे कोई दूसरा नाम पूछ सकता है, चूँकि NCERT का जो लेवल है उसमें जो है उसके लिए ये काफ़ी है। चलिए उसके बाद हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स की ज़रा बात करते हैं।
तो 5 जो है एडिनोसिन है, गुएनोसिन है, साइटिडीन है, थाइमिडीन है, यूरिडीन है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से अगर माइनस कर दीजिए फॉस्फेट तो वो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब कि अगर माइनस कर दीजिए आप न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन फॉस्फेट नहीं है, इसलिए इसको जो है हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड 5 तरह के होते हैं, एडिनोसिन, गुएनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, जिसमें एडेनिन प्लस राइबोज, गुएनोसिन। तो ये सब तो आपको समझने के लिए मैंने डिफरेंट तरीके से इसको लिखा है, तो इसको आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए, क्यों इसी वजह से मैं इसका जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है कि a nucleoside contain pentose sugar and nitrogenous base. Nucleoside is also known as glycosilamine. ग्लाइकोसिलामाइन भी इसको हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है बॉन्डिंग बिटवीन टू बेसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमीन है और यूरासिल है, तो ये सारे नाइट्रोजनस बेसेज है। तो नाइट्रोजनस बेसेज जो है उसमें कुछ बॉन्ड होते हैं, चूँकि दो नाइट्रोजनस बेसेज हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ होता है और साइटोसिन जो है हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बना के रहता है। यानी कि एडेनिन की दोस्ती हमेशा थाइमीन के साथ होगी और साइटोसिन की दोस्ती हमेशा गुआनिन के साथ होगी। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। मतलब यह हुआ कि एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन को पकड़े हुए रहता है, या ऐसे कह सकते हैं कि थाइमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये एडेनिन को पकड़े हुए रहता है। या आप यूं कह सकते हैं कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में जो दोस्ती कराने वाला है, जो लिंक है, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसी तरह से साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो दोस्ती कराने वाला है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब ये होगा कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बड़ी वीक बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे डीएनए को, अगर जो है हम मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से अलग हो जाता है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन लिंक्ड विथ गुआनिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गई डीएनए के बारे में, यानी डीएनए हो चाहे आरएनए हो, यानी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड है क्या और किन चीजों से बना होता है। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा एडवांस वे में जाके कि इस न्यूक्लिक एसिड को हम सेल से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा है कि न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर देखिए डीएनए किस तरह से पैक्ड रहता है और उस क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए रैप्ड रहता है। जैसे कोई बॉल, आप समझिए कोई बॉल है, उस पर तार को जो है क्या कीजिए, लपेट दीजिए, मतलब उस पर जो है लपेट दीजिएगा कुछ, तो उसको हम कहते हैं रैपिंग। तो डीएनए रैप्ड रहता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ये हिस्टोन प्रोटीन है।
ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सेल के न्यूक्लियस में। अगर बैक्टीरिया है तो सेल साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम पाया जाता है, उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। चलिए अब इसी चीज को आप जो है देखिए कि हम अगर डीएनए को आइसोलेट करना चाहें लेबोरेटरी में तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो हम पहले सेल को तोड़ेंगे। किस चीज से तोड़ेंगे? तो एंजाइम कोई केमिकल होता है, एंजाइम जिसको कहते हैं, जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल के वाल को, अगर वो प्लांट सेल है तो सेल वाल होगा, बैक्टीरिया है तो उसमें भी सेल वाल होगा, सेल वाल को तोड़ दे। तो ऐसा हथौड़ा से मारेंगे, हथौड़ा मतलब ऐसा एंजाइम डालेंगे उसमें कि सेल वाल को तोड़ दे। फिर उसमें से जो निकलेगा उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें सेल साइटोप्लाज्म होगा, उसमें क्रोमोसोम भी होगा। अब उस क्रोमोसोम में क्या करेंगे कि उस केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स डाला जाता है ट्यूब के अंदर, उसमें उसमें जो सेल है वो उसके सेल वाल को तोड़ देगा, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया तो फिर जो है उसमें क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम बाहर आ गया, वो सब ट्यूब के अंदर ही होगा। छोटा सा एपेंडोर्फ ट्यूब कहते हैं, या उसी को हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं। वो 1.5 ml का, 2 ml का होता है, बहुत छोटा होता है। हम लोग लेबोरेटरी में इसी ट्यूब को यूज़ करते हैं। आपने अगर आपके जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसमें अगर लेबोरेटरी है तो वहाँ पे आप माइक्रो सेंट्रीफ्यूज देख सकते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें जो है ये एपेंडोर्फ ट्यूब होता है, छोटा सा ट्यूब होता है। उसमें हम कहीं से भी प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है या एनिमल सेल है, ब्लड सेल वगैरह ले आके हमने उसमें डाल दिया। उसके ऊपर से ऐसा केमिकल डाला जो सारे सेल वाल वगैरह के, सारे सेल मेम्ब्रेन सबको तोड़ ताड़ के क्या करेगा कि उसमें से डीएनए और आरएनए को अलग कर देगा। फिर एक एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए हम डीएनए और आरएनए को निकाल लेते हैं। अगर हमको सिर्फ डीएनए चाहिए तो एक ऐसा जो है एंजाइम डालेंगे जिसमें आरएनए को सफाया कर देगा, जिसको आरएनएज कहते हैं, सिर्फ डीएनए बच जाएगा। अगर आरएनए चाहिए तो डीएनएज डाल देंगे, यानी ऐसा एंजाइम डालेंगे जिसमें डीएनए की सफाया कर दे, आरएनए को छोड़ देगा, सब डीएनए को तोड़ देगा। तो इस तरीके से हम डीएनए या आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है हम लेबोरेटरी के अंदर निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ चर्चा की और उसको समझने की कोशिश किया। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एक तरह का एसिड है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है न्यूक्लिक एसिड। वो क्रोमोसोम में पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है शुगर, पेंटोज शुगर, जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं। डीएनए में शुगर जो होता है उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। आरएनए में जो होता है उसको राइबोज कहते हैं। प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। और ये पूरा के पूरा एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से मिलकर एक चेन बना लेता है। इसलिए हम कहते हैं उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। उसी को हम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो यानी न्यूक्लिक एसिड, सारे के सारे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ताकि जब हम डीएनए की और हम चर्चा करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें हमें और बात क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से डीएनए और आरएनए आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आगे मोलिकुलर बायोलॉजी को समझना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझना और बायोटेक्नोलॉजी को समझना, फिर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।